उसमें सिग्मा पाई मतलब sp3 होना चाहिए वो हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन केवल sp3 नहीं, अल्फा कार्बन बोला करना, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हाँ तो अगर अल्फा हाइड्रोजन का केस होगा तो सीधा वहां पे हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं ये प्लस हाइपर कंजुगेशन, मतलब जो नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन है उसको प्लस हाइपर कंजुगेशन लेके चलेंगे। माइनस हाइपर कंजुगेशन दो तीन केसेस में होता है, जैसे मान लो ऐसा केस रहा, कार्बन डबल वन कार्बन और इससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर हेलोजन है, तो इस केस में फिर हम लोग माइनस हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे। इसमें होता क्या, जैसे ऊपर हम लोग क्या किए थे कि हाइड्रोजन के बॉन्ड को शिफ्ट किया था आगे ऊपर वाले केस में, जबकि नीचे वाले केस में पाई बॉन्ड बगल वाले पे शिफ्ट होता है और हेलोजन वाला पार्ट अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटता है, तो उसकी वजह से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आता है ये पार्ट। तो कार्बन चेन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और हेलोजन वाले ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, तो इस केस में इस चीज को हम लोग नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन सिलेबस का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इस चीज को ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। दो तीन एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। अगर जैसे CH3 ग्रुप होता तो यहाँ पे अल्फा कार्बन मिल सकता था, तो यहाँ प्लस हाइपर कंजुगेशन है, बट अगर यहाँ CCl3 होता या फिर CH3 होता या फिर CH2F भी है, तो इस तरह के केसेस में हम लोग माइनस हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे। केवल ये तीन एग्जांपल्स का थोड़ा ध्यान रखना है। भाई लास्ट क्लास में तुम लोगों को एक वर्कशीट दिया गया था, वर्कशीट बोला था सॉल्व करके आने के लिए, उसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक सेकंड वर्कशीट निकालने दो मेरे को। एक और डाउट है, हाँ बोलो। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है? नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, और डिफरेंस तो वही है, नॉन एरोमेटिक वाला पार्ट हकल्स रूल फॉलो नहीं करेगा या फिर साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम नहीं होगा, जबकि जो अपना एरोमेटिक कंपाउंड वाला सॉरी एंटी एरोमेटिक होता है वो साइक्लिक कंजुगेशन रखता है, हकल्स रूल में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करता है, ठीक है। स्टेबिलिटी का डिफरेंस है, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में हम लोग एंटी एरोमेटिक वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं। समझ आया? यस सर। और कोई डाउट? और फिर वर्कशीट से है। एक सेकंड रुक जाओ। वर्कशीट निकालने दो हमको भी। क्या हो गया, ओपन क्या नहीं हो रहा? हम्म, तो ओपन होने वाला ऑप्शन ही नहीं है। एक सेकंड तो यार। हाँ भाई, वर्कशीट नंबर शायद से 23 या 24 का राउंड दिया था तुम लोगों को। ये वर्कशीट था ना, वर्कशीट नंबर 21। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, 6 नंबर में है। 6 नंबर में? हाँ सिमी, 1 से 5 में कोई डाउट? नहीं सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट पे ध्यान दो। जैसे 1 से लेके 5 तक में एक चीज देखा होगा, पहले एटम पे अगर अनसैचुरेशन है तो -m में डाल रहे थे उस चीज को हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी एक कंसिडरेशन और है, 6 नंबर थोड़ा ध्यान रखने लायक होगा उसमें कंसिडरेशन में। जैसे मान लो अगर हम लोग ये केस लेके चलते हैं प्लस आई और माइनस आई का, तो प्लस आई के सीरीज में एक चीज का ध्यान रखना, जो भी ग्रुप्स नेगेटिवली चार्ज होंगे वो कार्बन चेन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। जैसे ये पूरा का पूरा ग्रुप को हम लोग CO माइनस बोल सकते हैं, तो ये जो CO माइनस है ये कार्बन चेन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल के आएगा, तो आराम से प्लस आई के जैसा बिहेव कर सकता है। मतलब जब भी कभी एक ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज दे रखा होगा तो आराम से उस ग्रुप को प्लस आई कंसिडर कर सकते हैं, फिर ये प्लस आई वाला पार्ट हो जाएगा पहला। दूसरा,
कंफ्यूजन माइनस एम में भी होगा कि माइनस एम तो होना चाहिए सर, इसमें पहले एटम के ऊपर अनसैचुरेशन है। बट एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे अनसैचुरेशन तो है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अगर यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा देते हैं तो उस केस में ये जो पाई बॉन्ड है अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए मेरे हिसाब से, O माइनस और यहाँ पे भी O माइनस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, बता sir. भी जल्दी, बनेगा? हाँ सर, हाँ सर। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो तुम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त एक चीज बोला था, कभी भी एक स्ट्रक्चर में दो चार्ज मत बनाना, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज, मतलब एक चार्ज आना मुश्किल काम है। तो जैसे होता है ना न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हमेशा दो चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पहले से एक नेगेटिव चार्ज है और हम लोग इसके अलावा दो चार्जेस और डेवलप करा दे रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल में तीन चार्ज बिल्कुल नहीं बन सकता। मतलब इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल है, ये बना पाना ही पॉसिबल नहीं है। और अगर ये बना पाने पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो कंसिडरेशन है कि यहाँ वाले पार्ट में पहले एटम पे अनसैचुरेशन है, माइनस एम शो करेगा। माइनस एम तो तब शो करता है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाते, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे, मतलब माइनस एम शो नहीं कर सकता, प्लस एम तो वैसे भी शो नहीं कर सकता था। मतलब ना प्लस एम होगा ना माइनस एम होगा, केवल प्लस आई कंसिडर कर सकते हैं। हाइपर कंजूशन देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह के केसेस का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होगा, ठीक है। और बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक में कोई डाउट? बताओ जल्दी, 7 से लेके 12 तक में कोई डाउट? 13 14 13 14 13 13 वाले पार्ट में SO3H दे रखा है। SO3H मतलब S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। एक तो न्यूट्रल एटम है और कार्बन चेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसका मतलब माइनस आई तो होगा ही होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगाते तो रेजोनेंस हो सकता था आराम से। तो मेसोमेरिक इफेक्ट कंसिडर किया जा सकता है, मतलब पहले ये चेक कर लेना कि मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा। तो S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, तो अगर यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगाते तो कंजुगेशन सिस्टम है, मतलब रेजोनेंस शो कर सकता है। अब उसमें पहले एटम वाले पार्ट पे, मतलब जो सबसे पहला एटम है, एक मिनट, हाँ, जो सबसे पहला एटम है अपना, उस पहले एटम वाले पार्ट पे अनसैचुरेशन है। तो अगर पहले एटम पे अनसैचुरेशन है तो प्लस एम होना चाहिए, माइनस एम होना चाहिए? बताओ भाई जल्दी। सोनाली, हेलो। यस सर। प्लस एम या माइनस एम पहले एटम पे अनसैचुरेशन है तो? प्लस एम। प्लस एम पक्का? हाँ। अरे इतना इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसका आंसर देखिए कि नहीं देखिए कि बस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है? अगर पहले एटम पे अनसैचुरेशन होता तो माइनस एम होता है, अगर पहले एटम पे लोन पेयर होता है तब उस केस में प्लस एम होता है। तो यहाँ वाले पार्ट में माइनस एम इफेक्ट कंसिडर करके चल सकते हैं। पहले एटम पे अनसैचुरेशन मतलब माइनस एम, पहले एटम पे लोन पेयर मतलब प्लस एम। जैसे उसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन देखो, जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन, तो उसके नीचे वाले केस में ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है, O S डबल बॉन्ड O O R। तो पहले तो चेक करो कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो एक तो पहले प्लस आई माइनस आई देख लेते हैं। तो सल्फर ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है, न्यूट्रल एटम है, मतलब कार्बन चेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो भी ग्रुप कार्बन चेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा आराम से माइनस आई ग्रुप बोल सकते हैं। तो पहले तो माइनस आई ग्रुप हो गया। दूसरा, रेजोनेंस भी शो कर सकता है, और रेजोनेंस में ये जो ग्रुप हम लोग लेके चल रहे हैं, इस ग्रुप के पहले एटम वाले पार्ट पे लोन पेयर है। अगर पहले एटम पे लोन पेयर, इसका मतलब आराम से इसको हम लोग प्लस एम वाले पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर पहले एटम पे लोन पेयर है तो प्लस एम, अगर पहले एटम पे अनसैचुरेशन है तो माइनस एम कंसिडर किया हुआ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट इसके बाद? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? सर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में, 16 में अभी भी डाउट है क्या? एक बार ट्राई करके देखो। अच्छा नहीं, सॉरी, 16 देख लेते हैं। हाँ, इस ग्रुप का ध्यान रखना है, वैसे आज ये बताने वाले भी थे।
मान लो कि अगर हम लोग NO ग्रुप लेके चलते हैं तो NO का मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, सॉरी N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है। तो पहला चीज तो ये कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन चेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर कार्बन चेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और न्यूट्रल एटम है, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये तो पहला चीज हो गया। तो उसके बाद अभी तक ये कंसिडरेशन लिया था कि अगर पहले एटम पे लोन पेयर है तो उसके इसमें प्लस M, और अगर पहले एटम पे अनसैचुरेशन है तो माइनस M। तो यहाँ पे लोन पेयर भी है और साथ ही साथ अनसैचुरेशन भी है। इसका मतलब प्लस M भी शो करेगा और माइनस M भी शो करेगा। दोनों इफेक्ट आराम से कंसिडर करते हुए चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेम चीज क्वेश्चन नंबर 18 में होगा। 18 वाले पार्ट को हम लोग अलग से भी डिस्कस करते हैं नॉर्मली। जैसे क्लोरीन है अगर, तो क्लोरीन वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ से क्लोरीन वाला पार्ट का लोन पेयर आराम से रेजोनेंस में जा सकता है। तो प्लस M तो होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्लोरीन वाला पार्ट थर्ड पीरियड या उसके बिलो का एलिमेंट है। ये केवल क्लोरीन पे वैलिड नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स पे वैलिड होगा। जो भी थर्ड पीरियड एंड बिलो के एलिमेंट्स है उन सारे के सारे केसेस में अगर हम लोग कंसिडरेशंस लेके चले तो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, थर्ड पीरियड एंड बिलो के एलिमेंट्स में अगर हम लोग कंसिडरेशन लेकर के चले तो उन सारे के सारे केसेस में हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने की भी टेंडेंसी होती है। तो क्लोरीन वाले पार्ट के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है जो कि थर्ड पीरियड और बिलो का एलिमेंट है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हम लोग आराम से साइड शिफ्ट करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। इस चीज को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। मतलब सेम टाइप की चीज है, बट रेजोनेंस बोलो या बैक बॉन्डिंग बोलो, बैक बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग आराम से रेजोनेंस वर्ड यूज करते हुए चल सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में रखा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन वाले पार्ट में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा क्योंकि थर्ड पीरियड और बिलो का एलिमेंट है। तो ब्रोमीन पे लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस M शो कर सकता है। और थर्ड पीरियड या बिलो का एलिमेंट है तो बैक बॉन्डिंग कर सकता है, इसका मतलब उसको माइनस M भी हम लोग आराम से बोल सकते हैं। अगर रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन चेन को तो प्लस M, अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस केस में माइनस M कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। और बोलो कोई डाउट? सर 17 में। एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 में तो फिर बनना चाहिए ना। 17 वाले पार्ट में जो फ्लोरीन है, इसमें लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो इस केस में प्लस M शो करेगा। लेकिन ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो माइनस M शो नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सवाल, ये वजह से ध्यान रखने लायक है। और कोई डाउट? 22 22 वाले पार्ट में एक तो सी ट्रिपल बॉन्ड O प्लस दे रखा। तो पहला काम तो ये कि पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। दूसरा, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस दे रखा और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो अगर पहले एटम पे अनसैचुरेशन है तो इसका मतलब माइनस M इफेक्ट शो करेगा। तो एक तो माइनस आई शो कर ही रहा था, एक माइनस M इफेक्ट वाला पार्ट शो करेगा। अगर पहले एटम पे अनसैचुरेशन है तो माइनस M, पहले एटम पे लोन पेयर है तो प्लस M। और कोई डाउट? 23 में डाउट होना चाहिए मेरे हिसाब से। सोच के देखो। हाँ 23 सोच के देखो। अब अभी जो ऊपर बताया था उसके हिसाब से। सर इसमें तो सिर्फ प्लस M शो करेगा, माइनस M कैसे होगा? माइनस M नहीं करेगा पक्का? ऊपर हम कुछ ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहे हैं और राइट साइड में और भी कुछ हाईलाइट कर रहे हैं। अभी कुछ चमका? हाँ सर। सल्फर थर्ड पीरियड या बिलो का एलिमेंट है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन SR, तो पाई बॉन्ड वाला पार्ट आराम से इस साइड शिफ्ट हो सकता है, ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। सल्फर वाला पार्ट या जो भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है या बिलो के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे लोन पेयर होने की वजह से प्लस M भी शो कर सकते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से बैक बॉन्डिंग करा सकते हैं, मतलब माइनस M भी शो कर सकते हैं, ठीक है।
और कोई डाउट? ट्वेंटी फाइव सर। कौन सा? 25। एक सेकेंड। 25 में पहला चीज तो ये फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा, तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लेके चले और इस पे पी के साथ 3 कार्बन चेन है और इस पे प्लस चार्ज है, तो पहला चीज तो ये, जैसे अगर यहाँ नाइट्रोजन होता तो रेजोनेंस शो नहीं करता। ये चीज तुम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो रेजोनेंस में बताया था। अगर नाइट्रोजन होता तो रेजोनेंस शो नहीं करता, लेकिन फॉस्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो रेजोनेंस शो कर सकता है। और इस पे लोन पेयर नहीं बचा, क्योंकि लोन पेयर खत्म हो चुका है। फॉस्फोरस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और 4 बॉन्ड बना रखा है, तो प्लस एम तो शो नहीं कर सकता, लेकिन बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर बैक बॉन्डिंग शो करेगा मतलब माइनस एम के जैसा कंसिडरेशन लेते हुए चल सकते हैं। ये सब केसेस को थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेशल केसेस में कंसिडर कर सकते हैं इन सब चीजों को। जैसे उसी के नीचे 26 दे रखा, तो 26 में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये तो सबसे पहले है। लेकिन अगर हम लोग बाकी केसेस को लेके चले, जैसे NR3+ वाले पार्ट को रेजोनेंस के लिए कंसिडर करें, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 3 कार्बन चेन, एक पॉजिटिव चार्ज। तो अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, मतलब 4 बॉन्ड बना रखा, तो अब इसके पास 5वां बॉन्ड बनाने की कोई कैपेसिटी नहीं होगी। मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर बन ही नहीं सकता, और अगर पाई बॉन्ड नहीं बन सकता तो इसका मतलब रेजोनेंस भी ये ग्रुप नहीं शो कर सकता। अगर रेजोनेंस नहीं शो कर सकता तो प्लस या माइनस एम की तो बात ही नहीं करेंगे। ऊपर वाले केस में जो PR3+ था, उसमें केवल यही पार्ट यूनिक था कि वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट पॉसिबल था ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और कोई डाउट? बोला भाई 28। जल्दी। क्वेश्चन नंबर 28 बन जाना चाहिए, ट्राई करके देखो। हम लोग घर में ना कुछ सर लोग बहुत नालायक है। सर इसमें प्लस एम नहीं शो करेगा? प्लस एम शो नहीं कर पाएगा क्योंकि सल्फर के ऊपर ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो एक लोन पेयर अगर जाएगा तो वापस से मतलब एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक ही एटम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। अभी जैसे ऊपर बताया था ना कि एक ही एटम के ऊपर 3 चार्जेस नहीं आ सकते, तो पहले से अगर प्लस चार्ज है तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज पॉजिटिव बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सर माइनस आई तो होगा ना? माइनस एकदम होगा। इनफैक्ट माइनस आई की सीरीज में बहुत आगे आता है। सर 32 नंबर। 32 नंबर, हाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 31 देखो। CF3 है। CF3 मतलब माइनस हाइपर कंजुगेशन कंसिडर कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, सॉरी माइनस हाइपर कंजुगेशन और माइनस हाइपर कंजुगेशन, इसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं। CCl3 होना चाहिए, थोड़ा प्रिंटिंग एरर है। CCl3 वापस से माइनस हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं। एग्जांपल ध्यान रखना, CF3 CCl3 नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन शो करता है, क्योंकि नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन अपने सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। कौन सा क्वेश्चन बोला सोनाली? 32। 32 में पीएच दे रखा। पीएच का मतलब बताओ भी, पीएच का मतलब बोल रहे जल्दी। पीएच का मतलब बता ही नहीं रही। पीएच को बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। पीएच का मतलब बेंजीन। जैसे अगर बेंजीन है और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा है,
तो उस केस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बेंजीन के तरफ इलेक्ट्रॉन भेज भी सकता है और बेंजीन के इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ आ सकता है। तो जो बेंजीन है तो एक्चुअल में रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है, और रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दिया भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन खींचा भी जा सकता है। तो उसको हम लोग प्लस एंड माइनस एम ज्यादा अच्छे से नहीं बोलेंगे, मतलब बोलना थोड़ा गलत होता है, लेकिन ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी के टर्म में काम कर रहे हैं, तो प्लस एम भी शो करेगा, माइनस एम भी शो करेगा, क्योंकि जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन देना भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन लेना भी पॉसिबल है। मेसोमेरिक इफेक्ट में इधर देता है कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन, नहीं तो कोई एक्सेप्ट करता है, यही दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है। और दूसरा, बेंजीन रिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, इसका मतलब ये सारे के सारे एटम्स किसी एक नॉर्मल कार्बन चेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, तो इस केस में माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ही करेगा, ऐसा ही बोल सकते हैं। सेम कंसिडरेशन 33 में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब माइनस आई शो करेगा, और कार्बन चेन है तो नॉर्मल रेजोनेंस शो करेगा, तो प्लस एंड माइनस एम दोनों कंसिडर कर सकते हैं। और कोई डाउट? बोलो भाई, और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 36। 36 में डाउट नहीं होना चाहिए, क्या डाउट है इसमें? OH दे रखा है भाई, सिंपल। अगर OH दे रखा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब माइनस आई, और दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लगाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब प्लस एम। और कोई डाउट? हाँ सर, लास्ट का दो। लास्ट का दो, Cr2 माइनस, Cr2 माइनस दे रखा, तो Cr2 माइनस कार्बन चेन भी है और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो प्लस आई शो कर सकते हैं। दूसरा, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से इस Cr2 माइनस को लगाए तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आगे भेजेगा, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आगे भेजेगा तो इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट है। जब भी कोई एटम पे, मतलब पहले एटम पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज सेम टाइप का चीज है, इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। नीचे वाले केस में Cr3 प्लस दे रखा, तो कार्बन चेन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस वाला पार्ट, और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से इसको अटैच करे Cr2 प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो माइनस एम इफेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअल में रेजोनेंस इफेक्ट ही है, लेकिन हम लोग उसको माइनस एम प्लस एम के फॉर्म में बोलते चले जा रहे हैं। समझ आया? आज फिर वैभव गायब है, वैभव को कॉल करके बुलाओ भाई जल्दी, क्योंकि आज जो टॉपिक शुरू करेंगे फिर हम डाउट क्लास नहीं देने वाले, बहुत एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जल्दी कॉल करके बुलाओ कोई। तो कॉल कर रहा है क्या? सर नहीं रिसीव कर रहा फोन। सर शायद कर रहे हैं कॉल। अच्छा, जी सर, म्यूट किए हैं अपना। वो हम तो ध्यान ही नहीं दिए सुहादी। हाँ भाई, कॉल कर रहे थे, बेचारा प्रॉपर टाइम टेबल में रहता है, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे कोचिंग जाना, टाइम पे पढ़ाई करना, इतना नियम कानून नहीं रखना चाहिए भाई। ठीक है, रख रहा है तो अच्छी बात है। चलो भाई शुरू करते हैं फिर हम लोग। तुम लोगों को एक सेकंड रुक जाओ, एप्लीकेशन शुरू करना था, उसको पढ़ाई की तैयारी काम करनी है।
चलो भाई ध्यान दो। जैसे हम लोग जब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स का अपने को ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना होता है, कौन कौन से टाइप के इफेक्ट होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होंगे। तो हम लोग वो सारे के सारे कंसिडरेशन एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसे अभी तक इफेक्ट्स वाले पार्ट में हम लोग एक तो इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट डिस्कस किए थे, दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट और हाइपर कंजुगेशन। और इन सब के अलावा एक और भी इफेक्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है, एरोमेटिसिटी का। क्योंकि ये जो पार्ट है ये नॉर्मली कोई भी कंपाउंड को काफी ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देता है, तो इसलिए हम लोग इस चीज को नॉर्मली कंसिडर करते हुए चलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, और एक एक्स्ट्रा इफेक्ट हम लोग एरोमेटिसिटी लेके चलेंगे। जिसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट है ये दो फॉर्म में हो सकता है, प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट भी दो फॉर्म में हो सकता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई। लेकिन एक्चुअल में जैसे हम लोग को प्लस आई और प्लस आर और माइनस आर, हम लोग को लेकिन प्लस आर और माइनस आर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस आर भी स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ाएगा और माइनस आर भी हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये हम लोग सबसे शुरू में ही डिस्कस किए थे कि रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाता है, हमेशा, केवल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को छोड़ करके। फिर मेसोमेरिक इफेक्ट वाले पार्ट में प्लस एम इफेक्ट और दूसरा माइनस एम इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन में हम लोग हमेशा उस चीज को प्लस ही लेके चलते हैं, माइनस हाइपर कंजुगेशन का जो केस है बिल्कुल लिमिटेड है। तो मोस्टली हम लोग प्लस के फॉर्म में काम करेंगे, माइनस के फॉर्म में काम नहीं किया करते हैं। और एरोमेटिसिटी वाले पार्ट में केवल 3 पार्ट होगा, एरोमेटिक कंपाउंड या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जिसमें एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, नॉन एरोमेटिक थोड़ा लेस स्टेबल, एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल कंसिडरेशन में लेते हुए चल सकते हैं हम लोग आराम से। तो इसीलिए इन सब केसेस का तो थोड़ा अपने को ध्यान रखना ही रखना है कि आई इफेक्ट वाला पार्ट का कितना टाइप होगा, क्या रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और एरोमेटिसिटी। एक तो पहले चीज ये, जैसे हम लोग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, तो ये सारा का सारा पार्ट अभी तक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब बताया था तुम लोगों को कि जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो उसके मूवमेंट के टाइम पे जो भी इफेक्ट अराइज होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और वहां से दो पार्ट भी डिस्कस किया था, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट वाले पार्ट में 3 इफेक्ट मेंशन किए थे, जहां पे परमानेंट डाइपोल क्रिएट होता है, उसमें से इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक, ये हाइपर कंजुगेशन, 3 अलग अलग इफेक्ट थे। ठीक है, तो जैसे 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज, एक ये कंसिडरेशन हम लोग लेके चल सकते हैं कि जब हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट वाले पार्ट में एक चीज पॉइंट लिखवाया था तुम लोगों को, जब भी रेजोनेंस इफेक्ट कार्बन चेन के अलावा किसी दूसरे एटम के वजह से होता है तो उसी चीज को फिर हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम होगा, कोई भी, तो उस एटम के केस में एक चीज फिक्स है कि वो एटम हमेशा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन जनरल। तो अगर हम लोग कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा ग्रुप लेकर के चलते हैं तो हमेशा वो ग्रुप कार्बन चेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और अगर कार्बन चेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इसका मतलब हमेशा माइनस आई इफेक्ट के जैसा कंसिडर करेगा, तो ये काम करेगा। तो कोई भी ग्रुप हो, चाहे प्लस एम या माइनस एम, हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ही करेगा ही। देखो अभी आया है। अरे गुड मॉर्निंग वैभव। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ आज भी लेट? नहीं सर, 11। अबे 10:30 बजे से क्लास का टाइम है, टाइम टेबल देखा कर ढंग से। सर टाइम टेबल में 11 लिखा हुआ है। क्या बात कर रहा है? हाँ सर। सर 10:30 है। ओ अच्छा सर, हम देखेंगे। बिना देखे हुए हमको बोल रहा है कि टाइम टेबल में 11। हम रोज सुबह उठ के टाइम टेबल देखते हैं पहले, आज कौन सा क्लास मेरा, कहाँ, कब से है। हम, तुमको क्या लगता है कि मेरे 11 बजे से क्लास रहेगा और हम 10, 10:30 से क्लास लेंगे? तुमसे ज्यादा आलसी हम हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक का ध्यान रखना, नेक्स्ट वीक तुम लोग का 10 बजे से ही क्लास है, और फिजिक्स का क्लास तुम लोग अलग से लगने वाला है। फिजिक्स का तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैट चलेगा शुरू से बिल्कुल, क्योंकि बोकारो में क्लासेस पहले से चल रहा था, तो इलेक्ट्रोस्टैट दोनों का, मतलब बोकारो में जो दोनों बैचेस है उनका इलेक्ट्रोस्टैट आगे जा रखा है और दोनों को ऑलमोस्ट बराबर है। तो शाम में जो फिजिक्स का क्लास चलेगा वो तुमको करने की जरूरत नहीं है अभी,
बट सुबह में फिजिक्स वाले क्लास को अटेंड करते चले जाना, और कोई डिफिकल्टी होगा तो सौरभ सर से भी डिस्कस करते जा सकते हैं। हम लोग रांची में भी देख रहे हैं आईपैड का इंतजाम कर रहे हैं, बट आईपैड अगर नहीं मिलेगा तो फिर तब तक क्लासेस यहीं से चल रहा होगा। तो बिल्कुल नया टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत घटिया टॉपिक है भाई। एक्चुअल में जैसे कल परसों बात हो रहा था मेरा अंकुर सर से, तो एक चीज बोले थे अंकुर सर, मॉडर्न फिजिक्स का वैल्यू लोगों को तब समझ में आता है जब लोगों का पेपर खराब होता है। थियोरेटिकल टॉपिक है, कोई पढ़ना नहीं चाहता, बट एक्चुअल में बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है, तो इसीलिए थोड़ा होता है, बोरिंग टॉपिक है। बट जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बोरिंग टॉपिक है, लेकिन उसमें लोग ध्यान नहीं देते, ये सर बोरिंग टॉपिक का मन ही नहीं कर रहा, स्कोर वहीं से आता है, तो इसीलिए बोरिंग टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत मुश्किल भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो क्लास करना शुरू करना, टाइमिंग का ध्यान रखना। जिस दिन शाम को तुम्हारा फिजिक्स का क्लास होगा वो अभिषेक सर तुमसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। शाम को जब फिजिक्स का क्लास हो रहा होगा जिस दिन, तो उस दिन तुमको क्लास करने की जरूरत नहीं है शुरू में, उसमें फिजिक्स का अलग से क्लास चल रहा होगा, केमिस्ट्री का तो चल ही रहा होगा, फिजिक्स का अलग से क्लास चल रहा होगा। एक दो दिन शायद हो सकता है कि सुबह भी क्लास करना पड़े, शाम में भी क्लास करना पड़े, बट एक या दो ही दिन क्लास करना होगा। और उसके बाद केमिस्ट्री का तो अगले वीक से जीओसी खत्म भी हो जाएगा, तो फिर ज्यादा हम लोगों को कुछ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम चाह रहे हैं कि जीओसी का टॉपिक नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा उसके अगले टेस्ट में फिर हम जीओसी डालना चाह रहे हैं। तो अगले संडे को भी एक टेस्ट है, तुम लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, अपना तैयारी करना शुरू कर लेना, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो, क्या बोल रहे थे, हाँ, तो जैसे कोई भी ग्रुप है प्लस एम या माइनस एम, तो प्लस एम या माइनस एम में एक चीज मेंशन किया था कि एटम हमेशा कार्बन के अलावा कोई दूसरा होना चाहिए। तो कार्बन के अलावा कोई भी अगर दूसरा एटम है, इसका मतलब एक चीज बिल्कुल फिक्स है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो चाहे ग्रुप प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, हमेशा माइनस आई होगा ही होगा। कुछ पॉइंट्स अभी उस चीज को लिखाना शुरू करेंगे, चाहे ग्रुप प्लस एम हो चाहे ग्रुप माइनस एम हो, हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि हमेशा प्लस एम या माइनस एम ग्रुप एक नॉर्मल कार्बन चेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बना हुआ है, तो इसीलिए ये पार्ट बिल्कुल फिक्स होगा। ये पहला पॉइंट जो ध्यान रखने का होगा अपने को। दूसरा पॉइंट, हम लोग एक ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं, मतलब जैसे ऊपर जो इफेक्ट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इतने सारे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपरकंजुगेशन और एरोमेटिसिटी, तो इसमें हम लोग एक ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस वाले पार्ट का मतलब कि जो हम लोग इफेक्ट लेके चलेंगे उसमें रिलेटिवली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट कौन सा होगा। तो इसमें ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहले ए का नंबर आएगा, एरोमेटिसिटी वाला पार्ट, मतलब अगर एरोमेटिक है तो बहुत एक्स्ट्रा स्टेबल, अगर एंटी एंटी एरोमेटिक है तो सबसे लीस्ट स्टेबल, सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट में आएगा। फिर उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट का नंबर आता है, फिर उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट का नंबर आता है, फिर हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट, और सबसे लास्ट में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हुए चलते हैं। ये ऑर्डर वाला पार्ट नोट कर लो केवल, अभी बाकी चीजों का भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस में ए, एम, आर, एच एंड आई, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट एरोमेटिसिटी, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। चलो भाई ध्यान दो, जैसे एक चीज तो मेंशन किया कि कोई भी अगर ग्रुप दे रखा तो कोई भी एक सिंगल ग्रुप का भी, जैसे ये भी एक ऑर्डर रहता ही है, कोई भी ग्रुप अगर एम इफेक्ट शो कर सकता है या हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर सकता है, तो इन जनरल उसका मेसोमेरिक इफेक्ट लेना होता है। वैसे ऐसा नहीं होता कि कोई ग्रुप अगर मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है तो हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता है, बस एक ही चीज होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट हर जगह से एसोसिएटेड है, चाहे मेसोमेरिक इफेक्ट शो करे तो भी इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, चाहे हाइपर कंजुगेशन शो करे तो भी इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, बट हम लोग केवल मेसोमेरिक और इंडक्टिव वाले पार्ट की बात करते हैं। उससे रिलेटेड बेसिकली एक पॉइंट होता है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है, तो नोट लिख करके कुछ कुछ पॉइंट मेंशन करना शुरू करो। नोट में सबसे पहला पॉइंट, एनी ग्रुप, ऊपर जस्ट मेंशन भी किया था, एनी ग्रुप whether plus m or minus m whether plus m or minus m
विल ऑलवेज शो माइनस आई। उसको तो ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है, फॉर एनी ग्रुप जो उसका प्लस एम इफेक्ट है वो हमेशा ज्यादा डोमिनेटिंग होता है या फिर ज्यादा पावरफुल होता है विथ रिस्पेक्ट टू उसका माइनस आई। जैसे ऊपर जो पॉइंट लिखा, प्लस एम हो या माइनस एम हो, हमेशा माइनस आई होगा। तो कोई भी ग्रुप प्लस एम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, अगर माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। बट ओवरऑल ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स या ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट प्लस एम होता है इन जनरल किसी भी ग्रुप के लिए। बट केमिस्ट्री है तो हम लोग एक्सेप्शन थोड़ा बहुत कंसिडर करके चल सकते हैं। एक्सेप्शन में एक तो हम लोग हेलोजन का केस लेके चलते हैं। हेलोजन के केस में जो माइनस आई इफेक्ट होता है ये ज्यादा डोमिनेटिंग होता है प्लस एम के रिस्पेक्ट में, पहला चीज। और दूसरा जो नाइट्रोसो ग्रुप होता है, अभी ऊपर डिस्कस भी किया था इस चीज को, NO, नाइट्रोसो ग्रुप वाले पार्ट में भी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू प्लस एम। मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप दे रखा, जैसे मान लो अगर OH दे रखा तो OH वाला पार्ट प्लस एम शो कर सकता है और माइनस आई भी शो कर सकता है। तो हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे या फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे GOC वाले पार्ट का, तो उस केस में हम लोग OH वाले पार्ट के प्लस एम को कंपैरिजन करने के लिए यूज करेंगे। कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए बस ये पॉइंट्स नोट करते जाओ, हर एक पार्ट का एप्लीकेशन तुम लोग को समझ में आना शुरू हो जाएगा, फिर हर एक पॉइंट का क्या रिलेशन है ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो फॉर एनी ग्रुप प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, लेकिन हेलोजेंस के लिए और नाइट्रोसो ग्रुप वाले पार्ट के लिए हम लोग, ये दोनों जनरल केसेस हैं, इन दोनों के लिए माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होगा एज कम्पेयर टू प्लस एम। लाया है क्या? चलो नोट कर लिया तो उसके आगे बढ़ते हैं। एक तो एरोमेटिसिटी वाला पार्ट तो तुम लोग को ध्यान होगा, ये स्टेबिलिटी वाले पार्ट को जो हम लोग कंसिडर करते हैं, वैसे उसको नोट करने की जरूरत तो नहीं थी। बट स्टेबिलिटी वाले पार्ट में एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक वाला पार्ट, फिर एंटी एरोमेटिक वाला पार्ट। तो ये ऑर्डर तो खैर ध्यान रखने की जरूरत है ही, ये तुमको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, बस हम मेंशन कर रहे हैं। एरोमेटिसिटी अगर रहेगा तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबिलिटी में सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक और सबसे लास्ट में हम लोग एंटी एरोमेटिक कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। एक पॉइंट का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। उसके अलावा एक ये कंसिडरेशन ले सकते थे, जैसे ठीक है इसको लिखने की जरूरत एक्चुअल में नहीं है, चलो ठीक है, इसके अलावा कोई पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा एप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, ठीक ठीक लिख लो। ऑल द प्लस इफेक्ट्स all the plus effects are electron donating in nature, whereas negative effects are electron withdrawing. Negative effects are electron withdrawing. जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसको EDG से हम लोग बोल देंगे, मतलब बार बार मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG से डिनोट करेंगे। जो भी प्लस ग्रुप्स हैं, हाइपर कंजुगेशन को हम लोग प्लस लेके ही चलेंगे, अभी एक्सप्लेन किया था। तो प्लस आई, प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन, ये सामने वाले कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देके खुद के ऊपर प्लस चार्ज लेता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले पार्ट में सामने से कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचता है और अपने ऊपर माइनस चार्ज लेता है,
तो जो भी माइनस ग्रुप होंगे ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होंगे, जो भी प्लस इफेक्ट होंगे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होंगे। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है। फिर हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। चलो भाई, अगर नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग सबसे पहला हेडिंग कंसिडर करते हैं। सबसे पहला हेडिंग हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग ही डिस्कस किया करते हैं, क्योंकि थोड़ा सिंपल टॉपिक होता है और यहाँ से हम लोग का टॉपिक समझने वाला पार्ट थोड़ा शुरू हो जाता है। तो पहला हेडिंग डाल देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। इस चीज को आगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज भी करेंगे वैसे, बट बहुत बेसिक टॉपिक है, यहाँ से चीजें समझनी थोड़ी आसान होती है, इसलिए हम लोग यहीं से टॉपिक का शुरुआत करते हैं। नॉर्मली जैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही काम करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन से पहले बस एक पॉइंट मेंशन करना होगा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी। पॉइंट नोट कर लो पहले। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द electron density of benzene ring, whereas electron withdrawing groups will decrease the electron density। नोट कर लो जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। चलो भाई ध्यान दो। सबसे पहला तो ये टर्म हम लोग को एक्सप्लेन करना होता है कि ये चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जैसे डेंसिटी का मतलब सुना था मास बाई वॉल्यूम, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे बेंजीन है अगर मान लो, तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर ही रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बेंजीन के स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डिवाइडेड बाई जितना वॉल्यूम बेंजीन ऑक्यूपाई कर रहा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं। अगर कोई ग्रुप इस पे अटैच हुआ, कोई भी एक ग्रुप अटैच हुआ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आराम से इंक्रीज करके हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। और अगर मान लो बेंजीन के ऊपर कोई हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अगर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन खींचा तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट जो वॉल्यूम है ये पार्ट भी डिक्रीज होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट है वो चीज डिक्रीज करेगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन से अटैच्ड होगा तो बेंजीन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा। अगर बेंजीन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। हम लोग अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में काम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में काम करेंगे। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन से अटैच होगा तो फिर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे के बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच के बेंजीन का इलेक्ट्रॉन कम करेगा। अगर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घटाया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट आराम से डिक्रीज करता हुआ कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना अभी के लिए, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप से ये चीज समझ में आना शुरू होगा। जैसे क्वेश्चन नोट करो, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों हम एक्सप्लेन करेंगे, बाकी आगे क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। जैसे मान लो सवाल दिया कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 3 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स को जब कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करना है, इस चीज का कंसिडरेशन लेते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लो। चलो भाई ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट जो अपने को कंसिडर करना है, एक तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना है हम लोग को। तो बेंजीन वाला पार्ट तीनों जगह पे है, लेकिन पहले और दूसरे केस में बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप्स अटैच कर रखे हैं, एक जगह OH ग्रुप अटैच कर रखा है, एक जगह NO2 अटैच कर रखा है। तो डेफिनेटली बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप अगर लगाए, मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाए, तो उस सब्स्टिट्यूएंट को लगाने की वजह से बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले पार्ट में फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए, या हो सकता है बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाए, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करेगा ग्रुप किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है बेंजीन के ऊपर। तो हमेशा उस ऑर्डर का ध्यान रखना है, AMRHI। वैसे एक चीज है, जो एरोमेटिसिटी है वो हम लोग स्टेबिलिटी में केवल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी तो कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो एरोमेटिसिटी है, इस टॉपिक में अपने काम का नहीं है, इसको हम लोग यहाँ तक के लिए छोड़ सकते हैं, इसके आगे काम का आएगा। बट अभी हम लोग का एरोमेटिसिटी से मतलब नहीं है कोई भी, एरोमेटिसिटी प्योरली स्टेबिलिटी से रिलेशन रखता है। तो यहाँ स्टेबिलिटी तो कंपेयर ही नहीं कर रहे, तो उसको छोड़ सकते हैं। तो हम लोग इस ऑर्डर के हिसाब से काम करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। और एक चीज का ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस है या फिर ऑर्डर ऑफ इफेक्ट है, इस इफेक्ट के ऑर्डर में ही कंपैरिजन करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ सबसे पहले एम इफेक्ट है, तो जो भी हम लोग ग्रुप देखेंगे उसमें पहले मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करना। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है तो फिर रेजोनेंस इफेक्ट चेक करना। अगर रेजोनेंस से काम नहीं चल पा रहा तो हाइपर कंजुगेशन चेक करना। अगर उससे भी काम नहीं चल पा रहा तो सबसे लास्ट में फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट कंसिडर करके चलेंगे। और ये पॉइंट का ध्यान रखते हुए काम करना है। ये जो ऊपर एक पॉइंट लिखवाया था, ये जो हेलोजन वाला पार्ट है, हेलोजन के केस में जो एम इफेक्ट है उससे ज्यादा डोमिनेटिंग आई इफेक्ट होता है। तो हेलोजन और नाइट्रोसो के केस में हम लोग माइनस आई इफेक्ट वाले पार्ट को इस ग्रुप के केस में केवल कंसिडर करेंगे, बाकी जगह पे कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी वो प्रैक्टिस करते करते तुमको अपने आप से समझ में आ जाएगा हम लोग को कब माइनस एम लेना है, कब प्लस एम लेना है, कब प्लस आई लेना है, माइनस आई लेना है। तो हम लोग कंपेरिजन करते करते आराम से सीखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट, पहले मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करो। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जो हम लोग का रिंग दे रखा, इसके ऊपर कोई मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट ऑपरेट कर रहा है क्या? तो जैसे बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप है, पहले तो ये चेक करना कि जो ग्रुप अटैच्ड है रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से देख के मालूम पड़ रहा है तुम लोगों को कि रेजोनेंस शो करेगा। नीचे एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं अभी के लिए हम, ताकि भूल गए होंगे तो याद आएगा। कंजुगेशन सिस्टम है, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अगर रेजोनेंस शो करेगा तो ऑक्सीजन कार्बन चेन के अलावा कोई दूसरा एटम है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट की बात हम लोग कर सकते हैं। और उसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। तो बेंजीन से अटैच्ड, मतलब जो कार्बन चेन वाला पार्ट था, उस कार्बन चेन वाले पार्ट से अटैच्ड पहले एटम के ऊपर लोन पेयर है। तो अगर पहले एटम के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब हम लोग आराम से प्लस एम इफेक्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो एक चीज तो मालूम पड़ा कि OH वाला पार्ट प्लस एम इफेक्ट शो करेगा ही करेगा। दूसरा, अगर कोई मेसोमेरिक ग्रुप है तो नॉर्मली हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। तो यहाँ OH वाले पार्ट में हाइपर कंजुगेशन के लिए वैसे भी हम लोग को कार्बन चेन चाहिए, ठीक है। अल्फा कार्बन होना जरूरी है, फिर कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो बेंजीन में तो सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में थे, लेकिन उससे अटैच्ड कोई कार्बन नहीं है, मतलब अल्फा कार्बन नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन अपने काम का वैसे भी नहीं रहा। तो पहले हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट चेक किए तो मालूम पड़ गया कि हाँ भाई मेसोमेरिक इफेक्ट तो शो कर रहा है, और उसमें भी प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। तो देखेंगे उसको कैसे यूज कर सकते हैं।
तो जैसे मान लो अगर हम लोग आगे बढ़े रेजोनेंस इफेक्ट वाले पार्ट पे, तो रेजोनेंस तो था बट मेसोमेरिक इफेक्ट के फॉर्म में था, तो ये अपने काम का भी नहीं रहेगा। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी शो नहीं कर रहा है, ये भी अपने काम का नहीं रहेगा। लास्ट में बच गया इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट। तो अभी जस्ट ऊपर पॉइंट लिखवाया था, कोई भी ग्रुप चाहे प्लस एम हो या माइनस एम हो, हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ही करेगा, ये चीज है। तो जैसे ओ एच जो है ये प्लस एम इफेक्ट तो शो कर ही सकता है, लेकिन प्लस एम के साथ साथ ये माइनस आई इफेक्ट वाला पार्ट भी शो कर सकता है। मतलब कोई भी ग्रुप प्लस एम हो या माइनस एम हो, हमेशा माइनस आई शो करेगा। अब यहाँ से मेन पार्ट कंपेरिजन का शुरू होता है। सबसे पहला पार्ट, प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, ये प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएगा। तो अभी मालूम है जितने भी प्लस इफेक्ट है सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब जो OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग की तरफ प्लस एम से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, पहला चीज। दूसरा, जो माइनस आई इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो माइनस आई वाले पार्ट से बेंजीन रिंग की तरफ से हम लोग इलेक्ट्रॉन आराम से खींच सकते हैं। मतलब प्लस एम से OH बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि माइनस आई से OH बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो एक ही ग्रुप है, दोनों इफेक्ट शो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एम भी शो कर सकता है, प्लस आई भी शो कर सकता है, मतलब इस तरह के इफेक्ट शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो OH जो है वो प्लस एम है, लेकिन साथ ही साथ माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और हमेशा किसी भी जनरल ग्रुप में जो प्लस एम इफेक्ट है वो माइनस आई से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ज्यादा फोर्सफुल होता है। तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते थे हम लोग कि ये जो हम लोग का ग्रुप है OH, प्लस एम से ये ग्रुप जितना इलेक्ट्रॉन देगा माइनस आई से उतना इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, क्योंकि प्लस एम इसका ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। मतलब प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन देने की जितनी टेंडेंसी है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचने की उतनी टेंडेंसी नहीं है। तो ओवरऑल जो प्लस एम है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब नेट जो डायरेक्शन निकल के आएगा वो बेंजीन के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। फिर से एक बार इस चीज को बोल रहे हैं, OH प्लस एम से इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ भेजेगा और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ से खींचेगा। लेकिन इन जनरल किसी भी ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई। तो जितने अमाउंट से ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देगा उतने से खींच नहीं पाएगा। मतलब नेट डायरेक्शन में हम लोग को बेंजीन की तरफ ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई देगा। अगर बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई दिया मतलब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और अगर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो जो हम लोग लास्ट वाले केस से कंपैरिजन कर रहे हैं उससे ऐसा बोल सकते हैं, मतलब पहले वाले कंपाउंड में और तीसरे वाले स्ट्रक्चर में जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो सिंपल बेंजीन है, उस बेंजीन के रिस्पेक्ट में OH वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा हाइयर रखेगा। ये कंपैरिजन का पॉइंट हम लोग आराम से निकालते हुए कंसीडर कर सकते हैं। मान लो दूसरा केस लेके चलते हैं, अभी बस सुनना इस चीज को, फिर उसके बाद 2 एग्जांपल्स के बाद फिर कोई डाउट होगा तो पूछने का है। सेकंड वाले केस को अगर लेके चले तो पहले तो NO2 ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा। तो जैसे एक जो ऐसा देख सकते हैं, नीचे मेंशन कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बेंजीन रिंग वाले पार्ट के साथ अनसैचुरेशन वाला पार्ट रेजोनेंस शो कर सकता है। तो एक तो रेजोनेंस शो कर सकता है और पहले एटम के ऊपर अनसैचुरेशन है, इसका मतलब माइनस एम इफेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो NO2 वाला ग्रुप है इसका इफेक्ट अगर कंसिडर करना शुरू करें तो माइनस एम इफेक्ट निकल के आएगा। और माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। मतलब बेंजीन की तरफ से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन NO2 अपनी तरफ खींच रहा है, पहला चीज। दूसरा, प्लस एम हो या माइनस एम हो हमेशा माइनस आई होगा। तो ये भी कंसिडरेशन चल रहा है तो प्लस एम से सॉरी माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था और माइनस आई वाला पार्ट भी इलेक्ट्रॉन खींचने का ही पार्ट है। तो भले ही एम में और आई में एम ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, बट यहाँ तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। एम से कुछ इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, आई से और कुछ इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया। इसका मतलब जो नेट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का है ये NO2 की तरफ निकल के आएगा। NO2 की तरफ निकल के आने का मतलब है कि NO2 बेंजीन का इलेक्ट्रॉन खींच के बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है। तो पहले से बेंजीन में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उससे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो जब हम लोग सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो सेकंड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा एज कम्पेयर टू थर्ड, और पहले वाले को तो हम लोगों ने पहले ही कंसिडर किया था कि सबसे ज्यादा था। तो 1 के बाद 3 का ऑर्डर आएगा, उसके बाद हम लोग 2 वाले पार्ट को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
सर हाँ बोलो। वो OH में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है तो माइनस आई इफेक्ट कैसे शो करेगा? ये अभी जस्ट मेंशन किया, देख तो लेट आया था, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना लेट नहीं आने का है। जैसे अगर हम लोग कोई भी एटम की बात करते हैं तो कोई भी एटम अगर रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है मतलब पाई बॉन्ड के ऊपर इफेक्ट शो कर रहा है, बट इंडक्टिव इफेक्ट में बोला था सिग्मा बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन शो कर ये इफेक्ट शो करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड पे होगा, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड पे होगा। तो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देना अलग चीज है और सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचना अलग चीज है। और उस पे जैसे हम लोग, ये तो पहले भी इंडक्टिव इफेक्ट में था ना कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा अपने तरफ डिस्प्लेस करता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन खींच के अपने ऊपर लेगा एक्स्ट्रा। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना शुरू होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन से उससे थोड़े थोड़े दूसरे साइड शिफ्ट होते हैं। तो कोई भी एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का प्रॉपर्टी यही है कि वो अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो इसीलिए लोन पेयर होते हुए भी आराम से इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और कोई डाउट किसी को? बोलो भाई, और कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो एक काम करो, इसको डायग्राम के साथ मेंशन कर लो तो ज्यादा बेटर होगा। नीचे ये जो समझने वाला पार्ट है इसको नोट मत करना, इस पार्ट को नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर वाले डायग्राम के साथ इस चीज को नोट करो। ये नोट्स तो तुमको सेंड कर ही देंगे, तो अगर समझने वाला पार्ट देखना हो तो वापस से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हुए काम करना होगा। नोट कर लिया ऊपर वाला, तो आगे बढ़े। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो। जैसे मान लो अगर हम लोग के पास ये दो ग्रुप दे रखे, और इसमें कंपैरिजन करना है, एक काम करते हैं, इसको भी मिटाई देते हैं। मान लो ये दोनों केसेस दे रखा और इसमें कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहला पार्ट, बेंजीन से जो ग्रुप अटैच्ड होगा उसका इफेक्ट पहचानना होगा, और उस ऑर्डर का ध्यान रखना। पहले एम इफेक्ट देखेंगे, फिर आर, फिर एच, और सबसे लास्ट में आई। तो जैसे दोनों में बेंजीन रिंग दे रखा, उससे अटैच्ड ग्रुप वाले पार्ट को देखते हैं। तो बेंजीन से डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसका मतलब बेंजीन के साथ ऑक्सीजन का लोन पेयर वाला पार्ट कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट होगा, तो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है, तो ये भी रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। तो जब रेजोनेंस इफेक्ट कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम शो करता है तो उस चीज को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें पहले एटम पे लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट होगा। दूसरे वाले केस में भी पहले एटम पे लोन पेयर है, मतलब प्लस एम इफेक्ट होगा, ऐसा बोला जा सकता है। तो अभी जस्ट मेंशन किया था, ऊपर साइड में मार्क भी कर रहे हैं ब्लू कलर से, किसी भी ग्रुप के लिए प्लस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई।
तो अगर हम लोग OH को लेके चले या NH2 को लेके चले तो दोनों प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो जो ग्रुप प्लस एम शो करता है और जिसका डोमिनेटिंग इफेक्ट भी प्लस एम है, उसका माइनस आई मत कंसिडर करना कंपैरिजन करने के लिए। मतलब ये जो डायग्राम पूरा ऊपर बनाया था, एक्चुअल में एनसीईआरटी में इस तरीके से एरो से चीजें एक्सप्लेन की हुई है, इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं केवल। बट तुमको कंपैरिजन करते वक्त इतना डिटेल में काम नहीं करना है। कैसे काम करना है उस चीज को बता रहे हैं। जैसे पहला चीज, OH वाला पार्ट प्लस एम शो करेगा, तो चलो ठीक है भाई, प्लस एम से बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, मान लिया। दूसरा, जो NH2 है वो भी प्लस एम शो करेगा, तो ये भी प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो दोनों अगर प्लस एम शो कर रहे हैं तो दोनों आराम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन दोनों ग्रुप का जो प्लस एम है वो अलग अलग होगा। एक तरफ OH ग्रुप है, एक तरफ NH2 है। इसका मतलब दोनों ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग जो दोनों ग्रुप का जो प्लस एम इफेक्ट है वो अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं। और तुम लोगों को एक ऑर्डर बताया था प्लस एम वाले पार्ट में कि सबसे पहले तो हम लोग सारे के सारे निगेटिवली चार्ज पार्ट लेते हैं, तो CH2 माइनस हो गया, फिर उसके अलावा NH माइनस हो गया, फिर उसके बाद OH वाला पार्ट हो जाता है, फिर O माइनस हो गया, फिर उसके बाद NH2 का नंबर आता है, और उसके आगे जाने के बाद फिर OH का नंबर आता है। मतलब NH2 वाला पार्ट जो प्लस एम के ऑर्डर में है वो थोड़ा हाइयर है एज कम्पेयर टू OH। इसको कंपेयर करना भी टाइम के साथ सिखाएंगे, अभी के लिए नहीं सिखा रहे। अभी कॉपी एक और पलट के देखो जहां पे प्लस एम का ऑर्डर लिखवाया था, जहाँ पे प्लस एम का सीरीज लिखवाया था उस सीरीज को देखो एक बार। कंपैरिजन करना जनरल फॉर्म में कैसे कर सकते हैं उस चीज को हम सिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं सिखाएंगे। अभी तुमको सीरीज थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, यूज करना। कहीं पे कॉपी में देखा प्लस एम का सीरीज मेसोमेरिक इफेक्ट में? यस सर, देख लो। हाँ भाई, सोनाली, सिम्मी, हाँ सर। सोनाली, हाँ। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो जैसे एक चीज दिख रहा होगा कि OH वाले पार्ट में और NH2 वाले पार्ट में ज्यादा प्लस एम NH2 का है। तो अभी हम केवल इसी चीज को मेंशन कर रहे हैं, प्लस एम के ऑर्डर वाले पार्ट को, कि एक चीज हम लोगों को मालूम है कि जो प्लस एम इफेक्ट है उसमें NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू OH। तो अगर NH2 का प्लस एम ज्यादा है तो ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा। तो जिसका ज्यादा प्लस एम होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो NH2 का अगर प्लस एम ज्यादा है, इसका मतलब NH2 जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा उतना OH नहीं बढ़ा पाएगा। बढ़ा दोनों रहा है, OH भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है क्योंकि प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा, और NH2 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है क्योंकि प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा। तो इंक्रीज दोनों ही करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन हम लोग फिर जब दोनों में प्लस एम इफेक्ट कंसिडर करेंगे तो हम लोग उसके सीरीज की बात करेंगे कि दोनों का प्लस एम में प्लस एम किसका है। तो जब एक चीज का ध्यान रखना है इसके आगे, अगर ग्रुप्स का इफेक्ट सेम टाइप का होगा तो उसके फिर ग्रुप के हम लोग रिलेटिव की बात कर रहे होंगे या फिर इफेक्ट के रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे होंगे। जैसे अगर दो ग्रुप को कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों माइनस एम शो करता है, तो दोनों के माइनस एम इफेक्ट को हम लोग रिलेटिव को कंपेयर करते हुए चलते उस सीरीज के थ्रू यूज करके काम कर सकते थे। तो पहले वाले में प्लस एम था, दूसरे वाले में प्लस एम था, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता, लेकिन NH2 का प्लस एम ज्यादा था, मतलब NH2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता। तो अगर NH2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो आराम से हम लोग ऑर्डर में 2 ग्रेटर देन 1 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे इस बार माइनस आई इफेक्ट नहीं लिखा मैंने, तो इस चीज को तुम लोग को भी स्किप करना है। हमेशा एक गिवन ग्रुप के ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट को कंसिडर करना है। तो जैसे अगर OH है तो उसमें अगर मेसोमेरिक इफेक्ट है प्लस एम, तो उसका माइनस आई को तब तक यूज मत करना जब तक कि प्लस एम के बेसिस पे काम नहीं कर पा रहे होंगे। उस तरह का पक्का ये का जो पार्ट होगा वो हम लोग के आगे आएगा, मतलब अभी तो नहीं आएगा। बट स्टेबिलिटी ऑफ आयंस वाले पार्ट में हम लोग उस तरह के पार्ट की बात करेंगे जहाँ पे प्लस एम से काम नहीं हो पा रहा था ग्रुप के, तो हम लोग उसके इंडक्टिव इफेक्ट वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू कर रहे थे। जैसे एक दो एग्जाम्पल और ट्राई करके दिखते हैं। मान लो ये केस दे रखा, इसको नोट मत करना, अभी ऊपर वाले को अलग से नोट करने का टाइम दे देंगे। मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल दे रखे जिसको कंपेयर करना है।
तो सबसे पहला चीज, हर एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से इफेक्ट है इस चीज को मेंशन करना सबसे मस्ट कंडीशन होगा। तो जैसे सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है यहाँ NO2 दे रखा, और धीरे धीरे ये चीज हैबिट में आता चला जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कौन सा इफेक्ट क्या है। तो NO2 हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट -M इफेक्ट होता है, और अगर NO2 बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब कंजुगेशन सिस्टम में भी एग्जिस्ट करेगा। नीचे स्ट्रक्चर बना दे इस चीज का, एक बेंजीन रिंग दे रखा और यहाँ पे N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट दे रखा। तो कंजुगेशन सिस्टम है मतलब रेजोनेंस शो करेगा, और पहले एटम पे अनसैचुरेशन है मतलब -M भी शो करेगा। तो इस केस में जो NO2 है, वैसे सीरीज का ध्यान रखना, सीरीज 2-3 बार पढ़ के देखना ताकि मालूम पड़ जाए। NO2 वाले पार्ट में हम लोग का -M इफेक्ट आएगा। फिर दूसरे वाले केस को अगर कंसिडर करते हैं हम लोग CN, तो CN वाले पार्ट में भी हम लोग के पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, मतलब पहले एटम पे अनसैचुरेशन है। अगर पहले एटम पे अनसैचुरेशन है मतलब सेकंड वाले केस में भी -M इफेक्ट है। फिर तीसरा हम लोगों के पास क्लोरीन ग्रुप दे रखा, एक मिनट, थर्ड वाले केस में हम लोग के पास क्लोरीन एटम दे रखा। तो अभी जस्ट मेंशन किया था, एक क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होता है, मतलब +M शो कर सकता है, लेकिन जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस में -I इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू +M इफेक्ट, अभी जस्ट मेंशन किया था। तो हेलोजेंस का और नाइट्रोसो ग्रुप का अलग से ध्यान रखना है। अगर यहाँ क्लोरीन दे रखा तो क्लोरीन +M शो कर सकता था, लेकिन इसका ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट -I वाला पार्ट है, तो यहाँ -I मेंशन कर देते हैं। चौथे वाले केस में तो सिंपल बेंजीन रिंग दे रखा, तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है, बस एक बेंजीन रिंग है। और पांचवें वाले केस में बेंजीन के ऊपर एक CH3 है। अगर बेंजीन से कोई कार्बन चेन डायरेक्टली अटैच्ड होगा, तो उस केस में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि उधर हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, और बेंजीन से मतलब बेंजीन के कार्बन से अटैच्ड मतलब sp2 कार्बन से अटैच्ड जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो sp3 कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन होगा तो आराम से हम लोग अल्फा कार्बन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में जो हम लोग का बेंजीन से अटैच्ड कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें, वहां से sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं हम लोग। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर कंसिडर करके काम करें तो उस केस में जैसे एक सिंपल सा चीज ऐसा दिख रहा है कि sp2 से अटैच्ड sp3 कार्बन है तो हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। तो ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम लोग केवल हाइपर कंजुगेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं, और हाइपर कंजुगेशन में हम लोग इन जनरल कार्बन चेन ही कंसिडर करेंगे और प्लस इफेक्ट के जैसा ही कंसिडर करेंगे। तो पहला काम, जो भी कंपैरिजन करने के लिए ग्रुप्स देंगे या फिर कंपाउंड्स देंगे, उसमें जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उन सबका मेन इफेक्ट पहले मेंशन कर लो। तो पहले वाले में -M है, दूसरे वाले में -M है, तीसरे में -I है, और लास्ट वाले के इसमें हाइपर कंजुगेशन है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे तो उस चीज को देख लेते हैं। -M वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, मतलब -M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, अपने तरफ खींचेगा। दूसरे में -M है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके अपने तरफ खींचेगा। तीसरे में -I है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, अपने तरफ खींचेगा। चौथे में तो कोई इफेक्ट नहीं है। और पांचवें में हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो एक चीज देखो, 1, 2, 3 और 4 और 5 वाले पार्ट में जो अपना पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर है, जो तीसरा स्ट्रक्चर है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में सारे केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो एक चीज तो मालूम है कि फोर्थ स्ट्रक्चर को अगर कंसिडर करें तो फोर्थ के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सबका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेकिन जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, क्योंकि बेंजीन का इलेक्ट्रॉन पहले से था और CH3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो उस केस में एक चीज तो फिक्स है, 5 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4 से सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद बाकी जितने भी केसेस वो सब 4 से पीछे होने वाले हैं। अब बाकी को कंपेयर करना शुरू करते हैं हम लोग। तो इस केस में पहले वाले केस में NO2 -M इफेक्ट शो कर रहा, CN -M शो कर रहा, जबकि Cl -I शो कर रहा। तो ऊपर अभी ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस भी बताया था तुम लोगों को। सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट है, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। तो पहले वाले केस में -M से हम लोग का इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा, मतलब NO2 इलेक्ट्रॉन कम तो कर रहा है लेकिन -M इफेक्ट के थ्रू कर रहा। CN भी -M इफेक्ट के थ्रू कर रहा, जबकि जो Cl वाला पार्ट है ये केवल -I इफेक्ट के थ्रू काम कर रहा है। तो -I इफेक्ट थोड़ा कम डोमिनेटिंग नेचर का है, इसका मतलब
जितना इलेक्ट्रॉन माइनस m डिक्रीज करेगा उतना माइनस i डिक्रीज नहीं करा पाएगा, घटा दोनों रहा है। जैसे मान लो कि हम लोग किसी से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एक से ज्यादा पैसा ले रहे हैं, एक से कम पैसा ले रहे हैं, इस टाइप का कंसिडरेशन है। मतलब मान लो कि हम लोग खाना खा रहे हैं, तो जब खाना खा रहे हैं तो खाना खत्म होगा सब में, मतलब मान लो 4 आदमी खाना खा रहे हैं, 3 आदमी खाना खा रहे हैं, तो 3 आदमी खाएंगे तो तीनों के केस में खाना कम खत्म, मतलब खाना खत्म होगा। लेकिन जो आदमी ज्यादा खाएगा उसका खाना ज्यादा खत्म होगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट वही चीज यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन खत्म करना है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज कराएगा। तो माइनस एम भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, माइनस एम भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, माइनस आई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। बट माइनस आई वाला पार्ट थोड़ा लेस डोमिनेटिंग इफेक्ट है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो जितना इलेक्ट्रॉन माइनस एम घटाएगा उतना माइनस आई नहीं घटा पाएगा। तो इस केस में माइनस आई वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा हायर निकल के आएगा। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। दोनों में आसिफ में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। हाँ, चलो फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों माइनस एम शो कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। जब भी कभी कोई दो ग्रुप सेम टाइप के इफेक्ट शो करेंगे तो हम लोग सीरीज वाले पार्ट को ध्यान रखते हुए काम कर सकते हैं। तो जहाँ पे माइनस एम का सीरीज बताया था, एक बार उसको चेक करके देखो, वहां पे NO2 में और CN में ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस एम कौन सा है? NO2 CN। अरे देख ले, कॉपी देख ले, काहे इतना हड़बड़ी में? वो कॉपी देखे सर। कॉपी देखा है, कॉपी में CN पहले है। सोनाली, यस सर। किसका माइनस एम ज्यादा है, NO2 का कि CN का? NO2। NO2 का। यस सर। क्या है वैभव, कौन सा कॉपी देख लिया तू? नहीं, उल्टा लिखा है सर, ग्रेटर साइन। अबे नालायक, इस चीज का ध्यान रखना है। NO2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई होता है अगर न्यूट्रल एटम लेके चलते हैं तो, ठीक है, चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम में NO2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम शो करेगा। तो NO2 भी माइनस एम है, CN भी माइनस एम है, बट NO2 का माइनस एम ज्यादा है। मतलब NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 में आएगा, उससे थोड़ा हायर 2 में रहेगा, फिर 3, 4 और 5। मतलब बेसिकली 4 नंबर तो बेंजीन है, बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल 5 नंबर में है, बाकी सब में कम है। लेकिन कम होते हुए भी कितना कम है, वो NO2 वाले पार्ट में सबसे कम आ रहा है, CN में थोड़ा ज्यादा आ रहा है, और Cl के केस में और थोड़ा ज्यादा आ रहा है ओवरऑल बेंजीन से कम। लेकिन रिलेटिवली कंपेयर करेंगे तो Cl में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हायर है, फिर CN में थोड़ा कम हुआ, और NO2 वाले पार्ट में सबसे कम ऑर्डर निकल के आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को छाप लो।
हो गया सर। चलो ठीक है, अगर हो गया तो हम लोग कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, उन क्वेश्चन को तुमको ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे, और ढंग से सोच समझ के ट्राई करना। उसमें एक दो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट भी होंगे, आराम से ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे उस चीज का। कितना क्वेश्चन हो गया? 3। चलो अभी फटाफट नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, और सिमिलर टाइप का इफेक्ट होगा तो सीधा सीरीज वाले पार्ट को यूज कर लेना, उससे कंपैरिजन करना आसान होगा। बाकी फिर एक रिलेटिव कंपैरिजन हम लोग बताएंगे किस तरीके से हम लोग कंपाउंड्स को रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हैं। नोट करो क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर 8 नंबर में दूसरे बेंजीन पे ऊपर क्या लिखे हैं? इथाइल ग्रुप है 8 नंबर में, NO2, 2 NO2 है उधर। क्वेश्चन नंबर 10 ढंग से ट्राई करना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट सोचने लायक सवाल है, थोड़ा जनरल टाइप का सवाल है।
इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। नोट कर लें तो बता देना, मीटिंग इन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास पे टाइम पे रहकर वैभव और शेड्यूल भी देख लिया करना। नेक्स्ट वीक का शेड्यूल थोड़ा चेंज हो रहा है, टाइमिंग थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। क्या बन गया? चलो नेक्स्ट क्लास में ढंग से ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास में पहले इसका आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर स्टेबिलिटी ऑफ आयंस वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ आयंस जैसे ही डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद फिर तुम लोग का जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, वो सब चीज का डिस्कशन आराम से हो जाएगा। वैसे जो तुम्हारा जियो ये आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो नेक्स्ट वीक में ही कंप्लीट हो पाएगा, मतलब जितना क्लासेस चाहिए उसके हिसाब से। और उसके बाद फिर हम लोग आराम से कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म देखेंगे। छोटा टॉपिक है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, मोस्टली एक लेक्चर में या बहुत ज्यादा होगा तो 1.5 लेक्चर में पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर हम लोग आराम से रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट शुरू करना है, मतलब शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना नेक्स्ट वीक के टाइम टेबल का, और होमवर्क बना करके आओ। वैसे तुम लोगों के वर्कशीट में एक और भी होमवर्क दिया था तुम लोगों को, वर्कशीट शायद से 23 या 24 ऐसा कुछ वर्कशीट नंबर दे रखा था, सबसे लास्ट वाला नहीं, शायद 23 होगा। जो प्लस एम माइनस एम पहचानने वाला जो वर्कशीट था, उसके अलावा हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट, उसको ट्राई कर लेना। एक टॉपिक में दे रखा होगा हाइपर कंजुगेशन, उसको ट्राई करके आना। 22। हाँ 22, तो उसको ट्राई करके आना। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो भाई क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।